हेलो एवरीवन। सो दीज आर दी टॉपिक्स जिनके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और डिटेल में हम लोग इनके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट ट्राई करेंगे कि नीट और जेई में आप कितने प्रोस्पेक्टिव से इसको सॉल्व कर सकते हो। फटाफट कुछ रूल्स एंड ट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है दैट इज फजान रूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। सो कोवेलेंट बॉन्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज वैलेंस बॉन्ड थियरी। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ओवरलैपिंग कैसे होती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, है ना। देन कम्स हाइब्रिडाइजेशन, जिसको मैं बताऊंगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोस्पेक्टिव से भी आपको कैसे याद रखना है। उसके बाद आता है वेस्पर थियरी, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, है ना। इसकी वजह से आपको शेप एंड ज्योमेट्री का बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाता है। इससे क्वेश्चन ज्यादा करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो नीट और जेई में पूछा जाता है वो होता है शेप रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेंगे। नीट और जेई के पर्सपेक्टिव से ही हम ज्यादा फोकस करेंगे, तो याद रखना ज्यादा ट्रिक्स पे मैं ज्यादा फोकस करके आपको बताने की ट्राई करूंगा। द नेक्स्ट वन इज डाइपोल मूवमेंट, इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे हम समझेंगे कि पोलर कंपाउंड होता है कि नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं और वो कैसे आप ट्रिक के थ्रू फाइंड कर सकते हो, वो देख लेंगे। देन कम्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जिसको हम बोलते हैं एमओटी। इसमें हम देखने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर, उनकी स्टेबिलिटीज, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड मैग्नेटिक नेचर। इसमें आप पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ट्रिक के थ्रू डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हैं वो चीज हम देखेंगे। और लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं आपको करा दूंगा नीट एंड जेई के, है ना। फजान्स रूल, है ना। फजान्स रूल याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर्स निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब इसको समझने से पहले हम कुछ चीजें और ध्यान से सुन लेते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कैटायन क्या होता है। कैटायन इज ऑल अबाउट पॉजिटिव चार्ज, है ना। कैटायन को याद करने का तरीका ये होता है, आपको याद रखना पीसी वर्ड, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, है ना। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, एनायन, क्योंकि भूल जाते हैं कभी कभी, इसलिए याद रखना। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसकी साइज हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, है ना, स्मॉल होगी। अगर हम बात करते हैं एनायन, एनायन का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज उसके अंदर ज्यादा होगा। अभी के लिए हम समझ रहे हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से उसका साइज क्या होगा, बढ़ गया होगा, है ना। तो हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि एनायन की साइज क्या होगी, लार्ज होगी, और कैटायन की साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। दैट वाज ऑल अबाउट साइज, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान दे देना, है ना। पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर से जब भी रिलेशन निकलेगा तो याद रखना दैट इज ऑल अबाउट कैटायन की बात चल रही है ना। आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, ऐसा समथिंग कुछ निकलेगा तो आप याद रखना किसकी बात चल रही है, कैटायन की। और पोलराइजेबिलिटी की जब बात चलेगी तो याद रखना दैट इज ऑल अबाउट एनायंस, ठीक है। ये सब चीजें अपने दिमाग में रखना। पोलराइजेबिलिटी होती क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डोनेट हो रहा है ना, वो कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है अपने, दैट इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर की कितने फोर्स से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये सब चीजें हमें नहीं सीखना है, हमें सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको क्या याद रखना है फॉर दिस प्रोस्पेक्ट, फॉर दिस टॉपिक, तो ये चीज है आपको याद रखनी है, दैट इज साइज। कैटायन का क्या होना चाहिए, स्मॉल। एनायन क्या होना चाहिए, लार्ज। चार्जेस क्या होने चाहिए, दोनों में हाई होने चाहिए। एक और चीज याद रखना है, जब भी आपका क्वेश्चन साइज एंड चार्ज दोनों से सॉल्व हो जाए तो वहां पे किसको आप लेना, चार्ज को लेना है। चार्ज ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर द साइज, ये दिमाग में रखना है। चार्ज हमेशा क्या करेगा, डोमिनेट करेगी ओवर द साइज, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियरिटी आप सबको मिल चुकी होगी कि क्या कैसे क्या क्या चीजें हम समझ के रखनी है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर आपको फाइंड करना है इन NaF एंड KF, है ना। तो NaF पहले तो हम चार्ज के थ्रू जाएंगे, तो Na के ऊपर पॉजिटिव आ गया, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव पोटेशियम पे आ गया, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आ गया। चार्जेस दोनों में सेम है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है, कंपेयर करके नहीं बता सकते। फिर हम किसके ऊपर जाने वाले हैं, साइज के ऊपर। यहाँ देखो एनायन तो सेम हो गया, कंपैरिजन का कोई मामला ही नहीं होता। कैटायन में हमें कंपेयर करना है और कैटायन की साइज क्या होनी चाहिए, अभी जस्ट हम देख के आ चुके हैं, स्मॉल होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे Na प्लस और K प्लस में से स्मॉल कौन होगा, आप सबको पता है, आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ, ली ना ने की रब से फरियाद, ऐसा कुछ आपने राइम पढ़ के आए होंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम, है ना। तो साइज नीचे जाते हैं, शेल नंबर इंक्रीज होता है, साइज बढ़ती है, मतलब साइज किसकी छोटी है, यहाँ पे सोडियम की साइज छोटी है और कैटायन की साइज क्या होनी चाहिए थी, छोटी। दैट मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया इसमें ज्यादा।
ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमें सॉल्व करने में टाइम शायद लगा होगा, बट यही हमेशा नहीं होगा, इस चीज को याद रखना, ये चीज हमेशा नहीं होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, दैट इज ऑल अबाउट कि हम NaF और MgF2 से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले चार्जेस निकाल लीजिए, Na प्लस बन जाएगा, फ्लोरीन माइनस बन जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन चार्ज से सॉल्व हो जाता है तो सही है। देखो एनायन तो सेम है, तो उसको हम कंपेयर नहीं करा सकते। कैटायन पे आओ, कैटायन का चार्ज क्या होना चाहिए था, हाई। हाई किस में है, मैग्नीशियम +2 में, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और यहाँ पे सोडियम वाले का ज्यादा था। आई थिंक ये चीज समझ में आ चुकी होगी। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, सो आपको क्लियरिटी और अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। जैसे सपोज करो ये है, बेरिलियम क्लोराइड से आपको बेरियम क्लोराइड तक जाना है। ठीक है, और बताना है डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो, क्लोराइड बना रहे हो, सो कोवेलेंट कैरेक्टर्स क्या हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब चीजें आपको बतानी है। चलिए पहले करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूँ BeCl माइनस की, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर चार्जेस बात करो तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर होगा इतना। चार्जेस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि सब में चार्जेस क्या है, सेम है। फिर हम जाएंगे कैटायन एनायन पे। देखो एनायन दोनों का क्या हो गया है, सेम हो गया है, तो वो भी नहीं कर सकते, तो किसके थ्रू जाओगे, कैटायन। कैटायन की साइज क्या होनी चाहिए थी, स्मॉल, तो किसकी साइज स्मॉल होती है, डाउन दी ग्रुप आओगे साइज बढ़ेगा, तो बेरियम की साइज जो होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बेरिलियम। बेरिलियम की साइज क्या होगी, छोटी होगी, एंड दैट मींस डाउन दी ग्रुप जाओगे कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्लियर हुआ, डाउन दी ग्रुप जाओगे कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, NiF LiF Li, ये है लिथियम फ्लोराइड लिथियम आयोडाइड। कैसे करते हैं, चार्जेस के थ्रू निकालो, तो Li प्लस बन गया है ना, ये बन जाएगा Li प्लस और ये बन जाएगा फ्लोरीन माइनस। यहाँ पे बात करते हैं तो ये बन जाएगा Li प्लस और यहाँ पे बन जाएगा आयोडीन माइनस। चार्जेस से तो सॉल्व नहीं हुआ। कैटायन क्या हो गया आपका, सेम हो गया। एनायन की बात करते हैं, एनायन क्या हमें चाहिए होता है, लार्ज चाहिए होता है, सबको पता है ना। इन दोनों में से फ्लोरीन और आयोडीन में से लार्ज कौन है, आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप जाओगे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होगा, इसके अंदर क्या होगा, आपको इंक्रीज देखने मिलेगा। आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा। अब एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, उसके बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, कॉपर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि एक बन जाता है सूडो इनर्ट ग्रुप और एक बन जाता है इनर्ट ग्रुप। इसको समझाता हूँ मैं, सूडो इनर्ट क्या है और इनर्ट क्या है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग, है ना। तो पहले बात करते हैं, अगर यहाँ चार्ज से सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस, यहाँ बनेगा सोडियम प्लस, यहाँ पे क्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस, तो ये तो गया, इससे हमें कोई काम ही नहीं है क्योंकि सेम है, कंपेयर नहीं कर सकते आप। चार्जेस भी सेम है तो कंपेयर नहीं कर सकते। अब हमें देखना है कॉपर प्लस और सोडियम प्लस में, तो थोड़ा ध्यान देना। ये रहा कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 4s1 3d10, है ना। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का, ये होगा, ये नॉर्मल था। अगर इनको प्लस फॉर्म में करोगे मींस एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आउटर मोस्ट कौन सा होगा, वैलेंसी फोर्थ होगा ना, थर्ड सेल से नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मैंने गायब कर दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया। अब देखो ये जो सोडियम वाला था ये कैसा रिएक्ट कर रहा है, आपको नियॉन बन गया। नियॉन आपको पता होगा डायरेक्टली क्या होता है, इनर्ट ग्रुप होता है ना। और उसके ऊपर वाला जो कॉपर था उसमें क्या दिख रहा है आपको, आर्गन दिख रहा है ना। तो आर्गन आप सबको पता है इनर्ट ग्रुप है, साथ साथ में क्या दिख रहा है, 3d10। डी में क्या होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था, सबको पता है। ये आपको लगेगा देख के अरे सारी चीजें फुलफिल्ड हैं, दैट मीन्स ये इनर्ट की तरह काम करना चाहिए, नहीं। इनर्ट में भी आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर नहीं आते तो भाई साहब भूल जाओ। तो यहाँ पे जो भी होगा आप सबको पता होना चाहिए, हीना, नीना और करीना, है ना। जेरोक्स, रंगीन, आपने पढ़े होंगे ये सब चीजें, है ना। इसका होता है 2, इसके होते हैं 10, इसका होता है एटॉमिक नंबर इज ऑल अबाउट 18, 36, 54। अब मैं यही बोलना चाहता हूं कि इनका हो गया 18, उसके बाद 10 मिला के क्या हुआ 28। इसमें कहीं दिखेगा ही नहीं आपको ऐसा 28, एंड दैट मीन्स ये क्या है, सूडो इनर्ट ग्रुप, मतलब इनर्ट ग्रुप जैसे दिखेंगे पर इनर्ट ग्रुप नहीं होंगे। कल को उठ के आपको जब कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड करना होगा
तो किसका ज्यादा होगा, याद क्या रखना है, सूडो इनर्ट ग्रुप का ज्यादा होता है। किसका होता है, सूडो इनर्ट ग्रुप का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनर्ट ग्रुप। आई थिंक आपको कोवेलेंट कैरेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दैट इज ऑल अबाउट फजान्स रूल। सारी ट्रिक सारी चीजें मैंने समझा दी है। नीट और जेई मेंस के लिए इतना इनफ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम प्रोसीड करते हैं, दैट इज बैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थियरी एज द नेम सजेस्ट, बैलेंस मींस वैलेंसी, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे क्या, बॉन्ड फॉर्मेशन में, है ना, उनके बारे में हमें देखना है। अब जस्ट सपोज करो यहाँ शॉर्टेस्ट वे में मैं बताना चाहूंगा, ज्यादा ओवरलैपिंग में एंड ऑल पे हम नहीं जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान देना। पहला जो बॉन्ड बनता है वो आपको याद रखना है सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड जो होगा पाई होगा, तीसरा बॉन्ड भी क्या होगा, पाई होगा, और उसके बाद वाला जो बनेगा वो क्या होगा आपके लिए, डेल्टा होगा। तो ऐसे याद रखना है, पहला होगा सिग्मा, देन उसके बाद क्या होगा, पाई होगा, उसके बाद क्या होगा, पाई होगा, और उसके बाद क्या होगा, डेल्टा होगा। ठीक है, एस और एस की ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। एस और पी की ओवरलैपिंग के क्या बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे एस और पी की मैं बात कर रहा हूँ तो ये हो गया स्फेरिकल शेप एस, और ये रहेगा आपका पी। एक्सिस हम लोग कौन सा ले रहे हैं, पी जेड। मतलब याद क्या रखना है, पी कौन सा रहेगा, हमेशा पी जेड वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना अपने दिमाग में। यहाँ पे पी और पी को मिक्स करोगे, अगर हेड ऑन कोलिजन करोगे, हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है, ये ऐसा कुछ है ना, ये डंबल शेप हमने बनाया। अब ये हेड टू हेड जब कोलाइड करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड। पी और पी अगर साइड वाइज या लेटरल कंबाइन करेंगे, साइड वाइज या लेटरल मतलब ऐसा कुछ, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी उसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड, है ना। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, बेसिक है, आई थिंक ये सब चीजें आपने सीख लिया होगा अगर नीट और जेई के लिए पढ़ रहे हो, है ना। अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा पूछा जाता है। तो क्या है, फाइंड पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इन C2CN4। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये रहे दो कार्बन आपके, है ना, और यहाँ पे हो गया CN4। क्लियर हो गया सबको, है ना। अब थोड़ा ध्यान देना कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, उसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं, बहुत इजी होता है। पहले आपको पहला बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा, इतना सबको पता होगा। तो पहले बॉन्ड को हम कंसीडर क्या कर लेंगे, सिग्मा कंसीडर कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ, तो ये सब क्या होंगे आपके सिग्मा। टोटल सिग्मा कितने निकल रहे हैं, इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये सेंटर वाला 9। तो टोटल कितने मिले सिग्मा आपको, 9 बॉन्ड्स मिले। अगर मैं पाई की बात कर लेता हूँ तो ये उसके बाद जो भी बचे हुए हैं वो सब क्या रहेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है 2 पाई, दो और टोटल हो गए 4, यहाँ पे 2 पाई 6, यहाँ पे 2 पाई मिलेगा आपको दैट इज 8, और यहाँ पे 1 पाई मिलेगा दैट इज 9। तो टोटल आपको 9 पाई और 9 सिग्मा इसके अंदर मिल रहा है। दैट्स इनफ। वैलेंस बॉन्ड थियरी में आपको इतना पता होना चाहिए तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। इसके बारे में बात करते हैं। प्लीज याद रखना जो यहाँ पे मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ उस ट्रिक के लिए याद क्या रखना है आपको, कि ये ट्रिक एप्लीकेबल कब रहेगी, जब हम किसकी बात करेंगे, वन सेंटर के एटम की बात करेंगे। जैसे कि आपको जेनॉन O2F2 इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा, तो जेनॉन को आप एक सेंटर मान सकते हो, है ना, उस टाइम पे ये ट्रिक काम आएगा। बट ऐसा मैं पूछ लू C2H6, यहाँ पे दो सेंटर हैं, तो यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं आएगी, ये ऑर्गेनिक का पार्ट हो जाता है। मैं सिखाऊंगा वो भी कैसे करना है आपको। ये ट्रिक याद रखने के लिए आपको 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखने हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है सेंट्रल एटम का। ठीक है, जैसे कि लिथियम का क्या होगा, 1 होगा। ये हम बात कर रहे हैं एक टाइप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन। अगर ना समझ में आए तो ग्रुप याद रखो, जैसे कि मैं आपसे पूछ लिया ऑक्सीजन, या आपसे पूछ लेता हूं मैं आयोडीन। तो आयोडीन कौन से ग्रुप में आता है वो पता होना चाहिए आपको, 17th ग्रुप में आता है। 17 को ही तोड़ दो, कैसे होगा, 2 8 एंड 7, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इस सेंस में आप कर सकते हो, है ना। सेकंड इज शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं साइड एटम के। अभी से मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन एंड हेलोजन कितना डोनेट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अभी के लिए समझो 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन फैमिली का शेयरिंग कितने का होता है, 2 का होता है। नाइट्रोजन फैमिली का 3 का होता है। बस ये दो चीजें अपने दिमाग में रखिए, टेंशन मत लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ट्रिक करेंगे 2 सेकंड में आपके दिमाग में आ जाएगा। बट ये मैं रेफरेंस के लिए सिखा रहा हूँ कि आप कहीं लिख के रखो। इसको हम कंसिडर करेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग पेयर, आप समझ लो, इसको हम कंसीडर करेंगे सिग्मा। ठीक है, तो कल को उठ के आपको ऐसा किया दिया है NH3, तो जितना भी नंबर रहेगा वो आपका क्या बन जाता है, सिग्मा, मतलब बॉन्ड बन जाते हैं।
बचे हुए जो है वो लोन पेयर प्लस यूपी इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल अबाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 2 निकलेगा तो इसको क्या बोलोगे आप, sp। 3 मिलेगा तो इसको क्या बोलोगे, sp2। 4 मिलेगा sp3, 5 मिलेगा sp3d, 6 मिलेगा sp3d2 और 7 मिलेगा तो sp3d3। ये कैसे कर रहा हूं तो आपको पता होगा, s में 1 बॉक्स होता है, p में कितने होते हैं भाई साहब, 3 होते हैं, d में कितना होता है, 5 होता है ना, और ऐसे ही f में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ऐसे ही चलना है। जस्ट सपोज करो आपको ऐसा कुछ दे दिया गया है कि 5 के लिए करना है, तो 5 कैसे लेके आओगे, एक बॉक्स हो गया s के लिए, p के लिए 3 हो गया, यहाँ टोटल 4 हो चुके हैं तो d लगा दो, ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नंबरिंग कैसे निकालना है, क्या करना है, वो सब चीजें मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो जस्ट सपोज करो पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, कौन से ग्रुप में आता है ये, 14 में आता है। आप सबको पता है 14 कैसे लिखोगे, 2 8 एंड 4। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन कितना डोनेट करेगा, 4 डोनेट करेगा, यहाँ माइनस लगा दो, बचा क्या इसके पास, 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब नो लोन पेयर। ऐसे काउंट करना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा ध्यान दो, ये जो 4 था यही आपका क्या बन जाता था, सिग्मा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब 4 हो गया। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका क्या निकला, 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। टोटल मिला आपको 4। 4 को कैसे लिखोगे, sp3। बस हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाल दिया, है ना। NH3 का कर लेते हैं, NH3 का देखो, ये नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आएगा, 15 ग्रुप में, मतलब 2 8 एंड 5। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। हाइड्रोजन डोनेट कितना करता है, एक हाइड्रोजन एक करता है, तो 3 हाइड्रोजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, 3, तो -3। टोटल कितने निकले, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मींस 1 लोन पेयर, है ना। ये जो है आपके बॉन्डिंग बन जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे, 3। लोन पेयर कितना है, 1। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं है, टोटल कितना हुआ आपके पास, 4। 4 को कैसे लिखोगे, sp3। बहुत इजी है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। जैसे सपोज करो इसका करना है हमें जेनॉन O2F2 का। जेनॉन कौन से ग्रुप में आता है, 18। 18 को कैसे लिखोगे, 2 8 8। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। ऑक्सीजन कितना करता था, अभी जस्ट हम पीछे देख के आ चुके हैं, आई थिंक पता होगा सबको, है ना। तो ऑक्सीजन कितना करता होगा, 2। एक ऑक्सीजन कितने का डोनेशन करता है, 2 बॉन्ड बनाना है ना उसको, तो 2 का डोनेशन करता है। 2 ऑक्सीजन कितने का करेंगे, 4 का। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं, ब्रैकेट में डाल दो 4। हेलोजन फैमिली कितने का कर रहा होगा, 1 का करता है, यहाँ पे 2 है तो हम सपोज करेंगे 2। टोटल कितने हो गए, 6। 8 माइनस 6 कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1 लोन पेयर। क्लियर हुआ इतना, है ना। अब कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान दो। बॉन्डिंग जो भी नंबर है उन सबको लिख दो साथ में, तो ये हो गया बॉन्डिंग के लिए 4। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। टोटल कितना निकला, 5। 5 को कैसे लिखोगे, sp3d, है ना। हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकाल सकते हो। चलो एक और चीज बात कर लेते हैं हम लोग, चार्जेस अगर कभी कभी पूछ लिया जाए चार्ज वाइज, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना, है ना। तो चार्जेस वाइज भी अगर आ गया, जैसे सपोज करो PCl4+ पूछा हुआ है, तो पहले देखो फॉस्फोरस कौन से में आता है, आपने पढ़ा होगा, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, ऐसा कुछ आप पढ़ के आ चुके होगे ना। ये 15 ग्रुप होता है ना। 15 ग्रुप को कैसे लिखोगे, 2 8 एंड 5। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 5 लिखा। अब ये प्लस चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया होगा, और इसलिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो 5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे अब, 4। क्लोरीन हेलोजन ग्रुप कितने का डोनेशन करता है, 1 का। यहाँ पे 4 है तो टोटल डोनेशन कितने का हो रहा होगा, 4 का। हमारे पास बचा 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब नो लोन पेयर। ये जो है यही आपका सिग्मा होगा, मतलब 4 + 0 प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। टोटल निकला 4। 4 को कैसे लिखोगे आप, sp3, है ना। चलो एक और देख लेते हैं NO2 के बारे में। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कैसे निकाल रहा हूँ, 15 ग्रुप में। 15 को कैसे लिखोगे, 2 8 5, मतलब आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन, 5। एक ऑक्सीजन कितना, 2 का डोनेशन। 2 ऑक्सीजन कितना, 4 का डोनेशन, मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर तो नहीं बनेगा, बनिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। अनपेयर्ड मतलब किसी के साथ पेयरिंग नहीं बनाया हुआ है, तो लोन पेयर तो नहीं बना, इसलिए अनपेयर्ड बोलते हैं। जैसे सपोज करो ये जो भी नंबर है उसको आप कंसिडर करो बॉन्ड की तरह।
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, टोटल क्या निकल रहा है आपका 3 को कैसे लिखोगे sp2, है ना, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब जस्ट सपोज करो ऐसा कुछ आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, क्लीन करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ, है ना, 1 मिनट देना मुझे। ये देखो, अब ऐसा कुछ आ जाए I3, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब यहाँ पे तो कोई सेंट्रल एटम ही नहीं है, तो कैसे आप निकालोगे उसको, ध्यान देना। सो कैसे निकाला जाता है, इसको कन्वर्ट कर लो, ऐसा बना लो ना, अब तो सेंट्रल एटम हो गया ना, और इसका मतलब ही क्या है I3 ही। अब आपको पता है ये कौन से ग्रुप में आता है, आयोडीन 17 ग्रुप, मतलब आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। ये डोनेशन कितने का करेंगे भाई साहब, हेलोजन कितने का करता है हमेशा 1 का, 2 हेलोजन मतलब 2 का करेंगे, टोटल बचा कितना आपको 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 को कैसे डिवाइड कर सकते हो, थोड़ा ध्यान देना, 2 लोन पेयर और एक अनपेयर्ड, ऐसे कर सकते हो ना, तो थोड़ा ध्यान दो, इसको हम बॉन्डिंग के लिए क्या लिखेंगे 2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, टोटल कितने हो गए 5, और 5 को कैसे लिखोगे sp3d, समझ में, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियरिटी आपको मिल गई होगी कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाले जाते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। ये जो NO2 वाला है ये आपसे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एटम विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या आप बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन, तो आपको बोलना है NO2। आप कैसे निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के ही आप बता पाओगे, है ना। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको ट्रिक काम नहीं आएगी, ठीक है, तो थोड़ा याद रखना, ये कुछ स्पीसीज होते हैं सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है, इनको भी हमें याद रखना है, अलग से आपको याद रखना पड़ेगा। जस्ट सपोज करो मैं आपसे पूछूं NaCl, तो थोड़ा ध्यान देना, NaCl कैसे बनेगा, ये रियल में नमक है, सबको पता है, रॉक सॉल्ट, सॉलिड फॉर्म में होगा, बना किससे होगा Na प्लस और Cl माइनस से। तो Na प्लस का अलग हाइब्रिडाइजेशन है, इसका अलग हाइब्रिडाइजेशन है, समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब किसी भी चीज के लिए अगर आपको नीचे सॉलिड दे दिया, लिक्विड दे दिया, गैसियस दे दिया, कोई स्टेट लिख के मेंशन है और आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं, तो उसको आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, कैटायोनिक पार्ट में और एनायोनिक पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट सपोज करो PCl5 सॉलिड को कैसे आप कन्वर्ट करोगे, ये याद रखना पड़ेगा आपको, याद रखना, इतने केसेस हैं और स्पेशल केसेस हैं, ज्यादा करके यहीं से पूछे जाते हैं। PCl5 को कैसे लिखेंगे हम, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, इसका मतलब क्या है PCl4 प्लस PCl6, ये है प्लस ये है माइनस, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और आयनिक बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल ये प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, एक आयनिक बॉन्ड बनेगा, और ये बनता क्या है P2Cl10, इसको आप कॉमनली लोगे 2 से डिवाइड करके, तो आपका आंसर क्या निकलेगा PCl5। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सबके हाइब्रिडाइजेशन अलग है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हो क्या PCl4 का, PCl4 प्लस हाइब्रिडाइजेशन बताइए, नॉर्मल है, जस्ट पीछे सीख के आ चुके हैं, जरा बताना। फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में आता है, इस 15th ग्रुप में आता है ना, नाना पाटेकर, अभी सीखा हमने। 15 को कैसे लिखोगे आप 2 8 5, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 5 लिखा। पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा मतलब हम 5 नहीं लिख सकते, एक कम करना पड़ेगा, टोटल कितना हो गया 4। कंट्रीब्यूशन कितना होगा यहाँ पे 4 का होगा, क्योंकि हेलोजन ग्रुप हमेशा एक करता है, 4 है तो 4 करेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, ये 4 ही क्या बन जाएगा आपका बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, अनपेयर 0, टोटल कितना निकला 4। 4 को आप कैसे लिखोगे sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, है ना। ऐसे PCl6 माइनस का कर लिया जाए तो थोड़ा ध्यान देना, PCl6 माइनस मतलब ये 5 होता तो है पर नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन उसने लिए होंगे, तो टोटल कितना हो गया 6। कंट्रीब्यूशन कितना होता है इनका 6 का, तो 0 हो गया। इसको लिखोगे कैसे 6 प्लस 0 प्लस 0, आंसर क्या निकला 6। 6 को आप प्रेजेंट कैसे कर सकते हो sp3d2, देखो 1 3 मतलब 4 5 और 6, दैट्स द हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा sp3d2। अब थोड़ा ध्यान दो, इसका आंसर कैसे पूछेंगे आपसे, ऑप्शन ए होगा sp3, ऑप्शन बी होगा sp3d2, ऑप्शन सी होगा जैसे सपोज करो sp2, और ऑप्शन डी होगा बोथ ए एंड बी।
आंसर इज बोथ ए एंड बी। याद रखना क्योंकि यहाँ पे स्टेट मेंशन है, ठीक है। ऐसे आप सबके लिए निकाल सकते हो, प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पीडीएफ आपको लिंक के थ्रू मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पे देख सकते हो। आप अच्छे से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और इन क्वेश्चंस को एक बार लगा लेना कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगाने बैठोगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि ऐसा कुछ हो रहा है। थोड़ी सी चीजें और हम देख लेते हैं, जैसे कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पूछा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ इन लोग का ही नहीं निकाल सकते आप, याद रखना, हमारा ट्रिक यहाँ काम नहीं आता है, ठीक है। और आप निकालने भी बैठोगे स्ट्रक्चर के थ्रू तो भी नहीं निकलता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। क्योंकि आप पीसीएल 5 का सिर्फ निकालोगे, पीसीएल 5 का कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो, 5 माइनस 5 एट द एंड 0, 5 को कैसे लिखोगे, sp3d, है ना, ये हो गया आपका 5। बट आपको पता है ये हाइब्रिडाइजेशन गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड लगा दिया गया, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 और sp3d2। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में थोड़ा सा ध्यान दो, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऐसे कुछ होंगे, NO2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, अभी पीछे हम निकाल के आ चुके हैं, NO2 कितना होता था 5, कंट्रीब्यूट कितना करेगा 4, बचा कितना, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको कैसे लिखोगे, 2 प्लस 0 प्लस 1 मतलब 3, 3 को कैसे लिखोगे आप, sp2, दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऐसे ही आपको फ्री रेडिकल वाले भी याद रखने हैं। यहाँ पे रीजन मैं नहीं बताने वाला हूँ डिटेल में क्योंकि ओवरलैपिंग की वजह से होता है। यहाँ पे याद रखना है CH3 अगर फ्री रेडिकल फॉर्म में है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, बट ये H हट के क्या आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, मतलब CF3 फ्री रेडिकल में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होके क्या बन जाता है, sp3। क्यों, क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पार्टिसिपेट कर देता है बॉन्डिंग एंड ऑल में, वो अभी हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ याद रखना है कि हमारे क्वेश्चंस कैसे बन जाए। तो आई थिंक अभी क्लियरिटी मिल चुकी होगी, हाइब्रिडाइजेशन कैसे भी आपसे पूछेंगे तो आप निकाल पाओगे। और इससे ही आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं कनेक्ट कराऊंगा, टोटली आप हाइब्रिडाइजेशन से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग टाइप के, शेप सॉल्व कर सकते हो, ज्योमेट्री सॉल्व कर सकते हो, नॉन पोलर पोलर बता सकते हो, बहुत सारी चीजें और हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक का नाम जो है दैट इज वैस्पर थियरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। अब यहाँ से पता ही चलता है नाम से क्या इंडिकेट कर रहा है, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज गोइंग टू रिपेल विथ ईच अदर। तो जैसे सपोज करो यहाँ दूसरा एटम लेते हो और उसका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में रिपेल कर रहा है, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, इसका ज्योमेट्री शेप चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। अब ये सब पढ़ने से पहले कुछ और चीजें हम डिस्कस करें। आपसे क्या पूछेंगे, ज्योमेट्री पूछेंगे, स्ट्रक्चर पूछेंगे और आपसे पूछेंगे शेप। याद कर रखना है, ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर आज दी सेम, टोटली सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। शेप जो है वो अलग होता है। ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर में हमेशा क्या आपको काउंट करना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, बट शेप में आपको कभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करना है। देखो, जब बनाते हो तब कंसिडर करो, अच्छे से सारी चीजें बना लो, बट उसके बाद जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के कुछ भी चीजें कर रहे हो तो वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया जाता। मैं कुछ चीजें बताता हूँ, प्लीज जो भी बता रहा हूँ उसको लाइन से देखते हुए चलो, आपको शेप वाले क्वेश्चन, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन कभी छूटेंगे नहीं, आप करके ही आओगे, ठीक है। और ये कंफर्म होता है, शेप से ही क्वेश्चन पूछेंगे, ज्योमेट्री से रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, हम ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। आपने अभी पढ़ा था सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या 2 3 4 5 6 7 पढ़ा है ना सबने। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हमने देखा था कैसे निकल रहा था। बस आप इनके शेप याद कर लो। अगर 2 निकलेगा, जरा ध्यान से सुन लेना, अगर sp निकलेगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। sp2 निकलेगा तो ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 टेट्राहेड्रल। sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब ये बहुत इजी होता है, आप एक दो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकेंड वन इज ट्राइगोनल प्लेनर, उसके बाद टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टी ये समझ में आ रहा है। देन ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इजी है, एक बार याद कर लिया
काम खत्म। अब करके देखते हैं इनको अप्लाई। इससे पहले हम ज्योमेट्री सीख चुके हैं, शेप के बारे में भी देख लो। शेप में याद क्या रखना है आपको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंक्लूड नहीं करना है। कब इंक्लूड नहीं करना है, फाइनल स्ट्रक्चर में। बट हम समझने के लिए अभी यहाँ इंक्लूड तो करेंगे क्योंकि हमें बनाना है। बट याद रखना शेप जो है उसको फाइनल स्ट्रक्चर जब बनाते हो तो उसमें कंसिडर नहीं किया जाता। अब इसका भी ट्रिक है। ट्रिक कैसे है, याद रखो। बॉन्ड पेयर अगर ऐसे लिख लेना, पहले 2 2 2 4 बार लिख लो, 3 3 को 3 बार लिखो, 4 4 को 3 बार लिखो, 5 5 को 2 बार, देन 6 6 को 2 बार, और उसके बाद 1। तो कैसे है ये, 4 बार है, 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। इसके बाद होता तो 1 टाइम एंड 1 टाइम जाता नीचे। समझ में आ रहा है कैसे रखना है इसको। ये 4 टाइम्स था तो इसको देखो 0 1 2 3 ऐसे आपने लोन पे लिख लेना है, थोड़ा ध्यान देना ना। और ये याद क्या रखना है, ये लिस्ट बना लो, जहां पे भी आप स्टडी करते हो वहां पे इसको स्टिक कर लेना, रोज देखते रहो क्योंकि शेप से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसको लिखना 1 2 3, उसके बाद 0 1 2, क्योंकि 2 ही था, 3 ही था ना। 3 पे कैसे लिखोगे, 0 1 2। 2 पे कैसे लिखोगे, 0 एंड 1। 2 पे कैसे लिखोगे, 0 एंड 1। 1 है तो 0। याद रखना है क्या, 0 एंड 2 एंड 0 का क्या होता है, लीनियर होता है। उसके बाद एंगुलर वी शेप, उसके बाद और ऐसे करके आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब एक क्वेश्चन मैं करके आपको दिखा देता हूं। जस्ट सपोज करो आपको ऐसा पूछा हुआ है PCl5। PCl5 का आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन भी, शेप भी, और ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर भी। तो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दो। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ये कौन से ग्रुप में है, 15 ग्रुप में, सबको पता है। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंट्रीब्यूट कितना करेगा, 5 करेगा। टोटल बचा कितने के पास, हमारे पास 0 लोन पेयर। 5 को कैसे लिखोगे आप, ऐसे कुछ लिखोगे। समझ में आ रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज 0। टोटल कितना निकल रहा है आपके पास, 5। 5 को हम कैसे लिखते थे, sp3d। इतना क्लियर है। अब sp3d जो आपने लिखा हुआ है वो आपको पता चलना चाहिए कि होता क्या है, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, करके देखते हैं, थोड़ा ध्यान देना। ये मैं बना देता हूं। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनता है आपको थोड़ा बहुत बेसिकली पता होना चाहिए। तो ये रहा फॉस्फोरस, 1 2 3। ये रहे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन और ये रहा क्लोरीन। इसका मतलब क्या है, ये रहा आपका एक ट्रायंगल दिखा एक प्लेन में, एक ऊपर पिरामिड जैसा बना रहा है ना, और एक नीचे पिरामिड जैसा बना रहा है, दैट इज नोन एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपसे पूछ लेंगे इसका शेप, तो शेप आपको, ज्योमेट्री अभी के लिए हम जाते हैं सिर्फ ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री क्या बोलोगे इसको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपसे शेप पूछेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको देखना है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, 5 एंड 0 का। देखो यहाँ पे 5 एंड 0 का कॉम्बिनेशन इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वही शेप है, वही इसकी ज्योमेट्री है। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पीछे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट सपोज करो आपसे पूछा हुआ है शेप जेनॉन F2 का, कैसे करोगे। जेनॉन कौन से ग्रुप में आता है, 18th ग्रुप में, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। कंट्रीब्यूट कितना करेगा फ्लोरीन, 2 करेगा। बचा कितना आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन, मींस 3 लोन पेयर। क्लियर हुआ इतना। इसको कैसे इंडिकेट करोगे, 2 प्लस 3, टोटल कितना होता है आपके पास, दैट इज 5। 5 को कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दे देना। 5 को कैसे लिखोगे, sp3d। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन आपको टेबल में ढूंढना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमने टेबल देखा उस टेबल में अभी पीछे जो मैंने लिखा हुआ है उसमें जाके देखना है। तो कॉम्बिनेशन कौन सा, 2 एंड 3 पे आपको, अगर आपसे पूछा हुआ है ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर तो आपको पता चल जाएगा, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, दैट इज TVP आप इसको बोल सकते हो। क्लियर हुआ। बट आपसे शब्द शेप पूछेंगे तो थोड़ा ध्यान देना, जब पीछे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, 2 प्लस 3 का है। समझ में आ रहा है, एंड 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लीनियर। कैसा शेप होगा, लीनियर। मैं बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा ध्यान दो। वैसे आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है क्योंकि इसीलिए हम ट्रिक देख रहे हैं, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। थोड़ा ध्यान देना, जेनॉन
ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, समझ में आ रहा है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, लोन पेयर है। और बेंट रूल ने क्या बोला है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को आपको हमेशा कहाँ पे रखना है, एक्सियल पोजीशन पे रखना है। तो ये रहे फ्लोरीन, ये रहे फ्लोरीन। देखो ये ट्राइंगल बन रहा होगा, यहाँ पे एक पिरामिड और यहाँ पे एक पिरामिड बन रहा है, इसलिए हमने ज्योमेट्री क्या बोली इसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट जब भी हम बात करेंगे किसकी, शेप की, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेना है, आप सबको पता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर, है ना। इस सेंस में ये सब सारी चीजें होती हैं। तो फटाफट एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दो। हम चले जाते हैं जेनॉन O2F2 के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया 8, कंट्रीब्यूट कितना करेगा, ये करेगा 4 का, ये करेगा भाई साहब 2 का, टोटल कितना हुआ आपके पास 6 हो जाते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लोन पेयर। कॉम्बिनेशन कितने का हो रहा है, 2 and 2, मतलब 4 + 1 का कॉम्बिनेशन है। 4 + 1 का कॉम्बिनेशन जो आप देखोगे तो बनेगा क्या, C100, ठीक है। ऐसे ही I3+ का कर सकते हो, कैसे करना है इसको, I बना दो, I2+ बना दो, है ना। थोड़ा ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन निकाल देता हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए बस, उसके हिसाब से आप शेप ज्योमेट्री सब कुछ बता सकते हो। तो क्या मिलेगा आपको, थोड़ा ध्यान दे देना, ये हो जाएगा 7 होना चाहिए था। प्लस मींस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो इसको मैं कंसिडर क्या करूंगा, 6 अब। और ये दे कितना रहा है भाई, कंट्रीब्यूशन 2 का, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मींस 2 लोन पेयर, है ना, 2 लोन पेयर। ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 2 + 2 का, 2 + 2 का जाके देख सकते हो आप शेप में, आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी, एंड दैट इज एंगुलर शेप और बेंड शेप, ऐसा कुछ देखा होगा आपने, है ना। या वी शेप आप बोल सकते हो, या आप बेंड शेप बोल सकते हो, ऑप्शन में जो भी मिलेगा वो कर सकते हो। तो प्लीज याद रखना, जो भी हमने देखा हुआ है पीछे जो चार्ट बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, है ना। वो आपको याद रखना है, उससे क्वेश्चंस फटाफट बनेंगे। हर एक चीज का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना होगा, क्योंकि आप 4 ऑप्शन का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, खुद से एनालाइज करोगे, उसमें 10 मिनट निकल जाएगा, और एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स आपके पास नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं, दैट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैसे हम डिनोट करते हैं भाई, म्यू। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल एज द नेम सजेस्ट, 2 पोल बनेंगे। 2 पोल कौन से होंगे, एक होगा पॉजिटिव पोल और एक होगा नेगेटिव पोल, ठीक है। जब ऐसा कुछ पोल हो जाएगा तो नेगेटिव वाला बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये बॉन्ड की मूवमेंट हो जाएगी। जैसे सपोज करो HCl, समझ में आया, यहाँ पे शेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन बना होगा, मतलब बीच में रहेगा, मतलब इसको हम समझ सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बट आप सबको पता है क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट देखने मिलेगा। मतलब जहां पे भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दिखे, फिर वो पार्शियली ही हो, पार्शियली नेगेटिव हो, पार्शियली पॉजिटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वहां पे डाइपोल मोमेंट आपको देखने मिलेगा। बट ये सब चीजें किसकी पार्ट है, थियरी की पार्ट है, हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करना है, तो याद कैसे रखना है, अगर म्यू की वैल्यू 0 निकलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर। मतलब अगर मोमेंट नहीं हो रहा है, जस्ट सपोज करो Cl और Cl, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, तो चार्जेस भी सेम होंगे, कोई अपनी तरफ खींचेगा नहीं इलेक्ट्रॉन को, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड दैट मीन्स यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, जो मोमेंट की बात कर रहे हैं, वो क्या निकलेगा, 0। और जब ये 0 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। पोलर किसको बोलते हो, पॉजिटिव नेगेटिव बने, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बनने के चांसेस नहीं है, बट HCl में है। क्यों, क्योंकि अपनी तरफ खींच लेगा तो नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे 2 पोल बन गए, और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट हुआ। तो याद रखना है, डाइपोल मूवमेंट जब 0 ना हो तो उसको हम पोलर कंपाउंड बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट अगर 0 होगा तो उसको हम नॉन पोलर बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर फिर हम कैसे सॉल्व करें, इतनी सारी चीजें याद नहीं रख सकते, तो थोड़ा ध्यान दो, अभी जस्ट सिखा के आ चुका हूँ, ये ट्रिक वाला याद होगा सबको। बॉन्ड पेयर हम लिख रहे थे 2 3 4 5 6 7, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ऐसे कर रहे थे, है ना। और आपके लोन पेयर अगर निकल जाए 0, तो इनको याद क्या रखना है, डाइपोल मोमेंट क्या होगा इनका, हमेशा 0। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे क्लियरिटी मिल जाएगी। इनके साथ साथ आपको याद क्या रखना है, कुछ ये बचे हुए बॉन्ड ऑर्डर, ये कुछ एक्सेप्शन के
पार्ट में है तो थोड़ा अपने दिमाग में रखना, क्योंकि एक्सिस की वजह से होता है ये। बॉन्ड ऑर्डर लोन पेयर, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल रहा है 2, लोन पेयर क्या निकला है 3, बॉन्ड ऑर्डर है 4, लोन पेयर है 2, 5, 2। इसको याद करने का आंसर सबसे आसान तरीका क्या होता है, किसी के साथ भी लोन पेयर 0 निकले तो डायपोल मोमेंट उसका डायरेक्टली सोचना है 0 होगा। कॉम्बिनेशन कैसे याद रखो, 2 3 4, 2 3 4, 2 5 2, इनके कॉम्बिनेशंस भी क्या होंगे, डायपोल मोमेंट इनके भी क्या होगा, 0 होगा। और जब 0 होता है तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्या, मूवमेंट ही नहीं हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे सपोज करो पीसीएल 4+ का है। अब आप सबको पता है पीसीएल में क्या होता है, थोड़ा ध्यान लगाओ, कौन से ग्रुप में आता है, 15th ग्रुप में। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 8 एंड 5, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मींस एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया होगा, तो मैं कंसीडर करूंगा यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। कंट्रीब्यूशन कितने का है, 4 का है। भाई साहब कितना बचा आपके पास, 0। आई थिंक इतनी क्लियरिटी मिली। यही जो है आपका बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा, और लोन पेयर क्या निकला, 0। अभी जस्ट देख के आ चुके हैं, लोन पेयर जब भी 0 निकले तो इसको हमें क्या कंसिडर करना है, डायपोल मोमेंट इज 0, एंड दैट मींस इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। अभी देख के आ चुके हो, डायपोल मोमेंट 0, डायपोल मोमेंट 0 पे हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। जब लोन पेयर 0 निकले डायपोल मोमेंट 0 बोल देना। SF4 का देख लेते हैं क्वेश्चन, एक मिनट, है ना, एक मिनट देना मुझे। यस, SF4 का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कौन से ग्रुप में आता है, 16th ग्रुप में, OSHCTPO, ऐसा आपने पढ़ा होगा 16th ग्रुप में, है ना। तो ये 16th ग्रुप में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 यहाँ पे आपने लिखे। कंट्रीब्यूट कितना करेगा, 4 करेगा। भाई साहब बचा कितना आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मींस 2 लोन पेयर। आई थिंक क्लियरिटी मिल चुकी होगी। इसका कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, 4 + 2 + अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 0, टोटल इज 6। 6 को कैसे लिखोगे, sp3d2, ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे। अब थोड़ा ध्यान देना, लोन पेयर यहाँ पे निकल रहा है, हाँ निकल रहा है सर। कितने लोन पेयर निकल रहे थे, अच्छा मेरी गलती हो गई, थोड़ा ध्यान दो। ये सब चीजें आपको भी ध्यान रखनी है। 4 - 6 कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लोन पेयर। ये कॉम्बिनेशन कितने का बनता है, 4 + 1 का, ये रहा 4, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1। 4 एंड 1 पे कॉम्बिनेशन पे याद रखना है, 0 तो कुछ नहीं निकला। 4 एंड 2 के कॉम्बिनेशन पे हम लोग μ0 काउंट करते हैं, मतलब यहाँ पे डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, और इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, पोलर। आई थिंक इतनी क्लियरिटी आपको मिल चुकी होगी, है ना। अब कुछ और क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमारे ट्रिक से सॉल्व नहीं होंगे, और ज्यादा करके यही नीट और जेई में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अपने दिमाग में याद रखना इन सब चीजों को। कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता देता हूँ रफली। जस्ट सपोज करो आपके पास है NH3 और NF3। आपसे पूछा हाइब्रिडाइजेशन किस में ज्यादा होगा, दोनों का स्ट्रक्चर आपने बना दिया। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 निकलेगा, sp3। इससे ज्योमेट्री क्या पता चलती है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल हम ऐसे बनाते हैं, तो बना दिया मैंने। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे होता क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है। तो ये अपनी तरफ खींचेगा बॉन्ड को, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, और लोन पेयर अपनी तरफ जाएगा। मतलब इसका मैं रिजल्टेंट वेक्टर बताऊं तो अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में से फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, फ्लोरीन अपनी तरफ, फ्लोरीन अपनी तरफ, और यहाँ पे नाइट्रोजन अपनी तरफ। मतलब कुछ ना कुछ वेक्टर जो है वो क्या हो रहा होगा, कैंसल आउट हो रहा होगा, एंड दैट द रीजन यहाँ पे मोमेंट जो है वो कम होगी, और यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए NH3 में डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू NF3। इतना याद रखना। कल को उठ के आपसे पूछ लिया जाए NH3Cl और NH3F, इन दोनों में बताओ डायपोल मोमेंट किस में ज्यादा है, तो याद रखना है क्लोरीन वाला जो पार्ट है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ध्यान दे दो। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये होता है उनका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ आप सबको पता होगा डी में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी वजह से साइज बड़ी होती है ना। फ्लोरीन की साइज छोटी होती है। अभी जस्ट पढ़ के आ चुके हैं म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो
डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा एंड दैट द रीजन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, आपको याद रखना है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। सिर्फ इसी केस में अपने इस चीज को डाल देना। नेक्स्ट वन इज आपसे क्या पूछ सकते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपने पढ़े होंगे, हाइड्रोजन 1 and 1 पढ़ा होगा, हाइड्रोजन 1 and 2, हाइड्रोजन 1 and 3। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिटियम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों के आइसोटोप्स में पूछेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा होता है, तो याद रखना ड्यूटेरियम वाले का। क्यों ऐसा, क्योंकि डी इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब वो अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा एंड दैट द रीजन मोमेंट जो है ना बॉन्ड की वो ज्यादा हो रही होगी ड्यूटेरियम में, ये याद रखना है। थोड़ा ध्यान दो, एक और क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने है ना। एक है PCl3F2 PF3Cl2, जब इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आपको मिलेगा sp3d, है ना, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे ट्राइंगल देखो, थोड़ा ध्यान दो, बना दिया है हमने ज्योमेट्री। आपसे पूछेंगे डाइपोल मूवमेंट किसमें हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल याद रखना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहाँ रखा जाता है, हमेशा एक्सियल पोजीशन पे। तो 2 फ्लोरीन था इस पहले क्वेश्चन में, तो रख दिया आपने। ये एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसिल करेंगे, एक प्लेन में जो फोर्स होता है वो भी 0 हो जाता है। अगर ये भी ना समझ में आए तो थोड़ा सा ध्यान दे देना, इस सेंस में यहाँ पे सारी चीजें एक दूसरे को खींच रही होंगी। एक प्लेन में हमेशा 0 होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, मतलब यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, डाइपोल मूवमेंट इज 0। मतलब इस कंपाउंड को मैं क्या बोलूंगा, नॉन पोलर। बट यहाँ पे जब आओ, आपके पास कितना है, 2 ही क्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, आपने फ्लोरीन तो डाल दिए बट 3 फ्लोरीन है तो 1 फ्लोरीन आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। मतलब ये अब एक प्लेन का जो हम कैंसिल कर रहे थे फोर्सेस, वो कैंसिल अब नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो बॉन्ड का मोमेंट है वो देखने मिलेगा एंड दैट मीन्स यहाँ डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने को देख के रखना है। ये जस्ट अभी क्वेश्चंस हम देख के आ चुके हैं। एक और थोड़ा सा ध्यान दे दो, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये बेंजीन के ऊपर एक OH लगा हुआ है, 2 H लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये है नॉन पोलर कंपाउंड और ये है पोलर कंपाउंड। आपसे पूछेंगे क्यों भाई, तो थोड़ा याद रखो, ये है कार्बन, सबको पता होगा कार्बन एंड ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन मिलेगा तो अपनी तरफ खींचेगा। ये डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे के कैंसिल हो जाने चाहिए थे और क्या निकलना चाहिए था, 0। बट यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में थोड़ा याद रखो ऑक्सीजन है एंड दैट इज ए बेंड, थोड़ा सा बेंड रहता ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट देखने मिलेगा, देयर विल बी मूवमेंट, और इसीलिए डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। बट यहाँ पे ये अपनी तरफ खींचेंगे भाई, ये अपनी तरफ खींचेंगे, एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसिल कर दिए, तो मतलब यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं देखने मिलेगा, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अपने दिमाग में रखना। बचा हुआ जो भी है जिसके पीछे अगर लोन पेयर 0 निकल जाता है तो याद रखना वो क्या बन जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0, मतलब नॉन पोलर। साथ साथ में वो कॉम्बिनेशन याद रखना है 2 3 4 2 5 2, है ना। अगर ये भी निकल रहे हैं, ये आपके लोन पेयर के, बॉन्ड पेयर के, तो इनमें भी आपको क्या यही देखने मिलेगा, दैट इज नॉन पोलर कंपाउंड, उनको कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। चलिए, अब हम आ चुके हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा करके क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ये किस काम आता है, तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने में आता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, प्रेजेंट इन 2 एटम्स, या एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होते हैं वो ये बताता है। जैसे कि ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है, 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया ऑक्सीजन का, बॉन्ड ऑर्डर इज 2। समझ में आ रहा है, ऐसे निकाला जाता है। अब ये सब करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ता है, जो बहुत बड़ा है। आपने ऐसे कुछ ओवरलैपिंग करवाए होंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वो सब करके, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, तो उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। तो थोड़ा ध्यान दो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम 2 केसेस को समझने वाले हैं, 2 केस से आपका क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, केस नंबर 1 में अगर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का 8 to 20 के बीच में, कितना, 8 to 20, सो हम केस नंबर कौन सा लगाएंगे, 1। अगर आपका इलेक्ट्रॉन 8 है या लेस देन 8 है, ठीक है,
इक्वल टू 8 और लेस देन 8 होगा तो केस नंबर कौन सा लगाओगे? 2। इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं केस नंबर 1 कौन सा है। ठीक है, आपको लिखना है 14। क्लियर हुआ था? 14 के साथ साथ क्या लिख लेना है? बॉन्ड ऑर्डर 3। ऐसे ही पीछे जाना है 13, 12, 11, 10, 9, 8। आगे जाना है 15, 16, 17, 18, 19, 20। रेफरेंस किसको रखना? 14 को। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। ये क्या बोलता है? अगर आप पीछे जा रहे हो तो भी 0.5 क्या है? माइनस कर दो। आप आगे भी जाओगे तो क्या करना? माइनस 0.5 कर दो। मतलब इसका 3 है तो इसका क्या हो जाएगा? 2.5। इसका क्या होगा? 2। इसका 1.5। इसका क्या होगा भाई? 1। इसका क्या होगा? 0.5। और इसका क्या होगा? 0। जीरो बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड ही नहीं बनेगा। बॉन्ड नहीं बनेगा मतलब मॉलिक्यूल तो बनेगा नहीं, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी थोड़ी बनेगा वो। दैट मीन्स ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं बात करता हूँ 14 का 3 था तो 15 का क्या हो जाएगा? 2.5। समझ में आ रहा है? 2.5। ये क्या निकलेगा? 2। इसका क्या निकलेगा? 1.5। इसका क्या निकलेगा? 1। इसका 0.5। और इसका भाई साहब कैंसल, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल रहा है? 0। ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यही चीज और थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। तो याद क्या रखना, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालने आ गया, केस 1 केस 2 किसी भी चीज से बॉन्ड ऑर्डर निकालने आ गया, तो हम स्टेबिलिटी एंड ऑल भी चेक कर सकते हैं। केस नंबर 2 देख लो। केस नंबर 2 में याद क्या रखना है? एक ट्रिक का नाम क्या है? बाबा। बाबा इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? NB माइनस Na अपॉन 2। मतलब इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं थोड़ा सा ध्यान देना मुझे। अगर आपसे पूछ लिया है, जैसे सपोज करो NO का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो NO में कितना होगा जरा मुझे बताना। N का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना। हाँ, ऑक्सीजन में कितना होता है? 8। टोटल कितना हुआ? 15। और 15 मतलब केस नंबर 1 लगाओगे क्योंकि 8 से ज्यादा है। और 15 का कितना होता है? 2.5। डायरेक्टली आंसर निकला। जस्ट सपोज करो आपसे पूछा बॉन्ड ऑर्डर फॉर CO। कार्बन का कितना होता है? 6। 8। ऑक्सीजन का कितना होगा? 8। टोटल कितना मिला आपको? 14। और बॉन्ड ऑर्डर 14 का कितना होगा? 3। ऐसे याद कर लेना है। समझ में आ रहा है? बट अगर हो गया जैसे कि H2 प्लस लिथियम प्लस 2 पूछा हो, ये लिथियम पूछा हुआ है। अब आपको पता है एक लिथियम का होता है 3, दूसरे लिथियम का हुआ 3। टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे करोगे? तो थोड़ा ध्यान देना, ऐसे करना है। बाबा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर सकते हो, एंटी बॉन्डिंग में 2, बॉन्डिंग में फिर 2, और ऐसे ऐसे आप आगे चल सकते हो। हमें कितना फिल करना था? 6। तो हो गया 2, 2, 2। अब ये फॉर्मूला लगा दो। ये B फॉर बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में कितने हैं टोटल? 2B में टोटल मिला के कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना भाई साहब? 2 डिवाइड बाय 2। आंसर क्या निकला? 2/2। मतलब आंसर क्या निकला आपका? 1। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आई थिंक थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिल चुकी होगी मैं क्या बोलना चाहता था इतनी देर से। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो तो बॉन्ड ऑर्डर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्टेबिलिटी। कल को उठ के आपसे पूछ लिया जाए कि NO एंड CO में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर जस्ट अभी हमने निकाला, 15 का क्या निकलेगा? 2.5। और 14 का क्या निकलेगा? 3। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? CO होगा, है ना? देन बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आता है, केस नंबर 1 केस नंबर 2 से आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख जाओ, है ना? उसके बाद फटाफट बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। आई थिंक क्लियरिटी मिल चुकी होगी। याद रखना ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करेगी। पहले तो आपसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, उसके साथ साथ आप स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ फाइंड कर सकते हो, बॉन्ड एनर्जी फाइंड कर सकते हो, और एक चीज और बाकी है, थोड़ा ध्यान देना। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इन पे हम थोड़ा नजर डाल देते हैं, है ना? क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। परमानेंट डायपोल मोमेंट किसके अंदर होगा? सो हमने डायपोल मोमेंट कैसे सीखा हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन से। देखो,
बोरोन फैमिली मतलब कौन से ग्रुप का है, 13 ग्रुप का है, मतलब आउटर मोस्ट में कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 283 है ना, तो 3 कंट्रीब्यूशन हेलोजन का कितना, 3 एट द एंड 0, आपको पता है 3 प्लस 0, ये 0 वाला कॉम्बिनेशन हमेशा क्या रहता है, इक्वल टू 0, मतलब नॉन पोलर कंपाउंड, हम देख के आ चुके हैं, तो इसमें क्या है, डायपोल मोमेंट 0 है, मतलब इसके अंदर डायपोल मोमेंट नहीं होगा। अगर एसआई की बात करता हूं तो आपने पढ़ा होगा काशी गए संग प्रभु, है ना, 14th ग्रुप, आउटर मोस्ट में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 माइनस 4 एट द एंड 0, मतलब यहाँ पे भी निकला क्या, 4 प्लस 0 का कॉम्बिनेशन, मतलब म्यू इज इक्वल टू 0। ये देखो, थोड़ा यहाँ पे ध्यान नजर मार देना, है ना। सर इसकी बात करते हैं, सल्फर, सल्फर कौन से ग्रुप में आता है, 16th ग्रुप में आता है, 16th, आउटर मोस्ट में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस 4 एट द एंड 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर मतलब 4 प्लस 1, और ऐसा हमने एक्सेप्शन में भी नहीं देखा था, याद होगा, तो मतलब ये क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डायपोल मोमेंट यहाँ पे हो रहा होगा। और एक और चीज देख लेते हैं, लास्ट वाला जेनॉन वाला क्वेश्चन, जेनॉन की बात करते हैं, तो जेनॉन में होते कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 18th ग्रुप है, 288, मतलब 8 होगा, ये कंट्रीब्यूट कितना करेगा, 4 करेगा, मींस 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 2 लोन पेयर, कॉम्बिनेशन किसका बना, 4 प्लस 2 का, 4 प्लस 2 हमने ट्रिक में देखा होगा, याद रखो पीछे कि हमने ऐसा कुछ देखा होगा, 2 3 4 2 5 2, है ना, 4 एंड 2 का कॉम्बिनेशन क्या रहता है हमेशा, इज इक्वल टू 0, तो ये तीनों 0 है, इसके अंदर डायपोल मोमेंट नहीं देखने मिलेगा, डायपोल मोमेंट किसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो देखने मिलेगा, दैट इज SF4, है ना, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको फाइंड करने हैं, आपको स्ट्रक्चर्स नहीं बनाना है, मेरा कहना यही रहेगा। सेकेंड वन इज कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर्स, इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स बताना है। अब ये कौन सा रूल लगता है यहाँ पे, फजान्स रूल, है ना, फजान्स रूल लगेंगे। देखो हमने पढ़ा होगा कि क्या होगा, कैटायन एनायन, कैटायन की साइज क्या होनी चाहिए, स्मॉल, एनायन की साइज क्या होनी चाहिए थी, लार्ज, और दोनों के चार्जेस क्या होना चाहिए थे, हाई, ऐसा हम पढ़ के आ चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे अगर हम मेटल की बात करते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव, पहले आप चार्ज से सॉल्व करना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, चार्जेस सेम है तो कंपेयर नहीं कर सकते चार्ज से। फिर आते हैं हम लोग कैटायन एनायन से, कैटायन सेम है सब में, तो कैटायन का भी काम खत्म हो गया। एनायन क्या होना चाहिए, हमेशा लार्ज होना चाहिए, इसमें लार्ज कौन सा है आप सबको पता होगा, आयोडीन है सबसे लार्ज, तो मतलब मैं ऐसे कुछ एरो लगाऊंगा कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आपको सबको समझ में आएगा, फ्लोरीन से ज्यादा साइज किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, MF में मिलेगा, और सबसे कम मिलेगा MI में मिलेगा, और सबसे ज्यादा सॉरी, सबसे ज्यादा किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेंगे, MI के अंदर, इसको आप M मींस मेटल समझ सकते हो, ठीक है, तो कोई भी मेटल निकाल सकते हो, जस्ट सपोज करो NaI, है ना, और यहाँ पे आप मेटल डाल सकते हो NaF, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें कम है, NaF में कम है और NaI में ज्यादा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये क्वेश्चन किसका है, बॉन्ड ऑर्डर का है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, किसका क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर का। देखो बेरिलियम आप सबको पता है होता कितना है, आपने पढ़ा होगा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 प्लस 4, ठीक है, टोटली क्या हो जाने चाहिए थे, 8, प्लस 1 है, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, टोटल कितने हो रहे होंगे, 7, सॉरी ये मैंने आई थिंक गलत लिख दिया है, बोरॉन प्लस 2 होगा, बोरॉन प्लस 2 के हिसाब से होंगे, यस, ये क्वेश्चन को कंसीडर मत करना, यहाँ से ऑप्शंस आप कंसीडर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, इन तीनों में आप कंपेयर कर लो ऑप्शंस को, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान देना। बेरिलियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटली होते हैं 4 प्लस चार्ज, और आप सबको पता है 4 प्लस चार्ज कितने हो गए, 8 हो गए ना। इसको कैसे 7 को कंपेयर कर सकते थे, मैं 7 वाला बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। 7 को हम किससे, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे काउंट करोगे, बाबा ट्रिक से, BA कैसे रखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। सॉल्व कैसे करोगे, बॉन्डिंग, माइनस एंटी बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग में कितने हैं टोटली, 4 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाय 2, मतलब 1/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला, 0.5, समझ में आ रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो है, एग्जिस्ट करेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 8 निकल रहा है ना, 4 प्लस 4 कितना निकला भाई, 8, और 8 पे आप सबको पता है बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 0, ना समझ में आया तो इस पे रख लो, देखो 4 माइनस 4
कितना आंसर निकलेगा? 0 ना। बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा कंपाउंड। बी, ये भी एग्जिस्ट करेगा और इसका भी एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक जो हमें आंसर चाहिए था वो डायरेक्टली मिल चुका है, तो कोई इशू नहीं आगे प्रोसीड करने का। याद क्या रखना है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 निकलेगा तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसमें होता है? जब इलेक्ट्रॉन नंबर 8 होते हैं या इलेक्ट्रॉन नंबर टोटल 20 होता है, तो इन दोनों में एग्जिस्ट नहीं करता, आपको याद रखना है। आगे प्रोसीड कर लेते हैं। ये कुछ और क्वेश्चंस बाकी हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज शेप ऑफ I3, Xenon F2 एंड SF4। तो हम शेप की बात करते हैं, और शेप के लिए आपको क्या याद रखना है कि वो हमारा जो टेबल हमने बनाया हुआ था, वो टेबल को बहुत अच्छे से आप देख लेना, है ना। वो टेबल से ही आपका पूरा सॉल्व होगा, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा कि आप बैठो हर एक ऑप्शंस को चेक करो और सारी चीजें करके देखते हैं। चलो ध्यान दो, I3 I2 पॉजिटिव हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन जरा मुझे बताना, क्या निकलेगा? 7 होता है। ये प्लस का मतलब क्या हो गया, इसको मैं 6 कंसिडर करूंगा। ये कंट्रीब्यूट कितना करते हैं? 2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोड पेयर। ये कॉम्बिनेशन किसका बना? 2 + 2 का। 2 एंड +2 पे आपने देखा होगा क्या बनता है, शेप कौन सा होगा? एंगुलर, या आप बोल सकते हो वी शेप, या बोल सकते हो आप बेंड शेप। क्लियर है? Xenon F2 की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान देना। होगा क्या? 8 - 2 मतलब क्या होगा? कॉम्बिनेशन ये निकलेगा 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 3 लोन पेयर। कॉम्बिनेशन इस किसका है? 2 + 3 का। हमारे ट्रिक से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और शेप क्या मिलता है इसका? लीनियर। ठीक है, टेबल में जाके आप देख सकते हैं। Xenon F4 की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दो। Xenon F4 कितना होता है? 8 - 4, एट द एंड 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 लोन पेयर, है ना। कॉम्बिनेशन किसका बना? 4 + 2 का। 4 + 2 के कॉम्बिनेशन में आप देखोगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर प्लेनर। कैसा मिलता है शेप? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट दिस। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा शेप कैसे। इतना फटाफट हम फाइंड कर पा रहे हैं क्योंकि वो टेबल्स में आपको याद रखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टडी करते टाइम उसको चिपका लो और याद करना पड़ेगा आपको। चलो, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO। CO का बॉन्ड ऑर्डर बहुत इजी है। टोटल कितना है? हम देख लेते हैं फटाफट। CO 6 मिलेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इज 8, टोटल कितना निकला? 14। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3, है ना। ये बॉन्ड ऑर्डर का काम हो गया। अगर इन दोनों की बात किया जाए तो इनमें हमें कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी। थोड़ा ध्यान देना। CO का भी जस्ट हमने फाइंड किया, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3। NO का होता है टोटल इलेक्ट्रॉन 15, मतलब 7 नाइट्रोजन का, इसका 8। टोटल 15 पे कितना होगा आप सबको पता है, एक नीचे जाओगे मतलब 0.5 कम हो जाएगा, तो टोटल कितना मिलेगा? 2.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, मतलब स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? CO का ज्यादा होगा। अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काउंट करना होता है। 14 है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इवन है ना, इवन है मतलब डायामैग्नेटिक, है ना। ये 15 है मतलब ऑड है, तो इसको मैं बोल दूंगा पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? एंड बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है भाई साहब? CO का ज्यादा है, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? इसका कम होगा। मतलब बॉन्ड लेंथ की अगर बात करूँ तो किसका ज्यादा होगा? NO का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू CO। दैट वाज ऑल अबाउट प्रीवियस क्वेश्चंस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कितना एप्लीकेशन है, कितनी चीजें आप कर सकते हो। चलिए, एंड दिस इज लास्ट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूंगा। अगर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम पे चैनल का नाम है गेट ए रिएक्शन। ठीक है, वहां पे आप सर्च करो। पहले से बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इस लेक्चर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, एक बार रेफर कर लेना। अगर कुछ डाउट रहता है देन कमेंट सेक्शन में मुझे आराम से आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा।